हिंदुस्तान अखबार शनिवार 18 जुलाई 2026। सुप्रिया श्रीनेत का लेख है, हर मोर्चे पर नाकामी का हिसाब मांगेगा विपक्ष। संसद लोकतंत्र का मंदिर है जिसकी सार्थकता तभी है जब वहां देश के लोगों की समस्याओं, तकलीफों, उनके सपनों और उनकी चिंताओं के लिए कुछ किया जाए। दुर्भाग्य से आज देश में सरकार से उसकी हर नाकामी, हर घोटाले और हर जन विरोधी नीति पर जवाब मांगना अपराध बन चुका है। सरकार समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय या तो उनसे मुंह मोड़ रही है या फिर मूल मुद्दों से भटकने के लिए व्यर्थ के मुद्दे खड़े कर रही है। ऐसे वक्त में संसद का आगामी मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होने वाला है। ये एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कांग्रेस के समेत सब विपक्षी पार्टी जनता के हक और सत्ता की जवाबदेही तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते दिनों देश में नीट परीक्षा का पेपर एक बार फिर लीक हुआ। सीबीएसई और की ओएसएम मार्किंग में हुई गड़बड़ी ने छात्रों को बहुत परेशान किया। पेपर लीक ऐसे घोटाले और हमारे नौनिहालों के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। हताश होकर 30 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी, मगर सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। इसलिए मानसून सत्र में विपक्ष सरकार से जवाब लेकर ही रहेगा। कैसी विडंबना है, युवाओं के दर्द पर मरहम लगाने के बजाय सरकार इसी सत्र में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पारित कराने की तैयारी में है। शिक्षा को चंद और अमीर घरानों को जागीर बनाने और इसके बेतहाशा निजीकरण के काले मसौदे का विपक्ष संसद में जोरदार विरोध करेगा, क्योंकि शिक्षा व्यापार नहीं, देश की हर एक बच्चे का बुनियादी हक है। सिर्फ युवाओं को ही नहीं, भाजपा और आरएसएस ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को भी चोटिल किया है। जिस देश में दिन की शुरुआत राम का नाम लेकर होती हो, जहाँ श्री राम आस्था के आधार हो, उस रामलला के दरबार में हुई डकैती की आज हर भारतीय का मन आहत है। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा के संरक्षण और आरएसएस की देख में भयंकर लूट हुई और जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। देश के सामने उन लोगों के चेहरे उजागर करेगा जिन्होंने आस्था को दिन दहाड़े रौंदने का काम किया। देश की आम जनता आज भीषण महंगाई और अनर्गल टैक्स की मार से त्रस्त है। ऐसे में पर्यावरण और क्लीन एनर्जी के नाम पर गुपचुप तरीके से अपने सगे संबंधियों को मालामाल करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के घोटाले से जनता की परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। देशवासियों की नई नई गाड़ियां खराब हो रही हैं। जनता की जेब पर डाका डालने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण के नाम पर की जा रही इस सुनियोजित लूट से देश को बचाना जरूरी है। इस सरकार की विफल विदेश नीति का खमियाजा पूरे देश भुगत रहा है। हमारे पड़ोसी देश से हमारे रिश्ते लगातार तल्ख हो रहे हैं। चीन हमारी सीमा में घुसा बैठा है, तो दूसरी तरफ वाशिंगटन में हम अब 100% टैरिफ लगाने की मांग उठ रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश भी हमको कई मोर्चों पर आंखें दिखा रहे हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार का रहस्यमय मौन हर सच्चे देशभक्त को बेचैन कर रहा है। भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से इस सरकार की विदेश नीति पर विपक्ष सवाल पूछेगा। सत्ता के मद में चूर यह सरकार जिसने के दुरुपयोग और प्रलोभन भय दोहन के बल पर विपक्षी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वह लोकतंत्र का चीरहरण है। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना जैसी पार्टियों में सत्ता बल पर दरारें पैदा करके जो खेल किया गया है वह देश के सामने है। यह संघीय ढांचे को लहूलुहान करना है। जाहिर है, महिला आरक्षण की वोट लेकर परसीमन की जो बिसात बिछाई जा रही है, उसका इरादा बेहद खतरनाक है। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा निष्ठा से लागू किया, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य निवेश में सफलता हासिल की, उन्हें सजा क्यों मिले? राजनीति प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगाड़कर इस देश को बांटने की नापाक कोशिश का संसद में विरोध होगा। इस सत्र में सरकार कुछ ऐसे विधेयक लाने पर आमदा है जो सीधे जनता और समाज की स्वतंत्र आवाज पर हमला है। उनमें से एक विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम विधेयक
इसके ज़रिए सरकार देश के उन सामाजिक संगठनों और एनजीओ का गला घोटना चाहती है और सरकार को आईना दिखाते हैं। विपक्ष इन दमनकारी सोच का संसद में जमकर विरोध करेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संशोधन गरीबों के खिलाफ साजिश है। यह मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाया गया वह कानून है जो देश के सबसे कमजोर इंसान को भोजन की गारंटी देता है। आज जब महंगाई आसमान छू रही है, सरकार गुपचुप तरीके से इस कानून में संशोधन करके गरीबों के हक के राशन में कटौती करने का रास्ता खोज रही है। लेकिन विपक्ष गरीबों की थाली से रोटी छीनने की सरकार की इस कोशिश को नाकाम करेगा। विपक्ष का कर्तव्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना है, विफलताओं को उजागर करना और जनता के हक में समाधान ढूंढना है। आज जब मोदी सरकार का आम जनमानस से नाता टूट चुका है, ऐसे में लोगों को अब कांग्रेस और विपक्ष से ही न्याय की उम्मीद है। हम लोकतंत्र के मंदिर में सत्ता के अहंकार का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। राकेश सिन्हा का अगला लेख है, सदन में सार्थक बहस से ना भागे विरोधी नेता। भगवान बुद्ध का संदेश तो मगध साम्राज्य के लिए था उनकी, लेकिन उसकी प्रासंगिकता आज के जनतांत्रिक वातावरण में कहीं अधिक हो गई है। मगध सम्राट अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्तिकार को भगवान बुद्ध के पास से लिच्छवी गणतंत्र के खिलाफ आक्रमण करने की योजना में पर सलाह लेने के लिए भेजा था। भगवान बुद्ध ने किसी राज्य की समृद्धि और उसके अपराजय बने रहने के लिए जिन बातों का संकेत किया था, उनमें से एक लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकलाप से संबंधित थी। उन्होंने कहा था, जिस गणतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाएं रहती हैं, तो वह गणतंत्र कभी पराजित नहीं हो सकता है। यह प्रश्न भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही समीचीन है। संसद की बहस में मौलिकता की अपेक्षा रहती है, परंतु वहाँ क्या हो रहा है? संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पूर्व विपक्ष की मंशा रचनात्मक बहस की जगह आक्रामक की लग रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। वे अगर अपनी भाषाई आक्रामकता बनाए रखें, तब ऐसा संसदीय आचरण गणतंत्र को संकलित करता है। पिछले कई संसद सत्रों से ऐसा ही हो रहा है। विपक्ष आज जिन मुद्दों जैसे नीट परीक्षा, राम मंदिर के चढ़ावे के पैसों की गिनती में अनियमितता, ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषयों पर कमर कस रहा है, तो ये वे प्रश्न हैं जिन पर संसद में बाहर बहस हो चुकी है और पक्ष विपक्ष के बीच सवाल जवाब भी खूब हुए हैं। ऐसे में मृत मुद्दों को उठाकर भड़ास निकाली जा सकती है, लेकिन इससे ना विपक्ष का भला होगा ना ही जनता का। विपक्ष ऐसा अकारण नहीं कर रहा है। कांग्रेस, सपा, तृणमूल, शिवसेना आदि पार्टियां विचारहीन हो चुकी हैं। इसका परिणाम सामने है। उनके पास नेताओं की फौज तो है, विरासत की पूंजी भी है, मगर उनका वर्तमान अंधकारमय है। इसे बढ़ाना तो दूर बचाकर रखने की भी योजना उनके पास नहीं है, ना इच्छा शक्ति है। इसकी भरपाई वे संसद सत्र को हंगामेदार बनाकर करना चाहते हैं। पिछले सत्र मानसून सत्र के बीच 3 महीने का अंतराल रहा। कांग्रेस, सपा और विपक्ष के अन्य दलों इस समय का उपयोग किस हेतु किया? वे सिर्फ एक काम करते हैं, जहां कहीं भी कोई विरोध का स्वर होता है, वहां वे प्रधानमंत्री के विरुद्ध असंतोष फैलाने पहुंच जाते हैं। सत्तारूढ़ में भाजपा विस्तार जितना जमीन पर हो रहा है, उतना ही संसद में भी। परिवार व व्यक्ति केंद्रित दलों में प्रतिकूल का सामना करने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। इसका प्रमाण बंगाल और महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ज्यादातर सांसद अपना अलग रास्ता अख्तियार कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी बन गए हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे का शिवसेना का है। जनता का दुष्प्रचार के बल पर गोलबंद करना असंभव नहीं है। वह भी तब जब लोगों की चेतना का स्तर सूचनाओं की सहज सुलभता के कारण स्वाभाविक रूप से ऊपर गया हो। तब भारत के नेतृत्व ने देश की जनता को इस परेशानी का हिस्सा नहीं बनने दिया। यह
नेतृत्व की सफलता की भारत अपनी आर्थिक समृद्धि की राह पर सामान्य अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी बढ़ रहा है। यह वह समय था जब विपक्ष अपनी रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर वह सरकार के साथ कदम मिलाकर चलता, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा। मौजूदा विपक्ष के पास मर्यादित आचरण व रचनात्मक सहयोग अब है ही नहीं। उसका उदाहरण पिछला सत्र है। लाल आतंक के देश से जड़ मूल से समाप्त होने पर संसद में चर्चा हुई। यह सामान्य उपलब्धि नहीं है, मगर विपक्ष ने इस पर अपने आप उदासीन बनाए रखा। हंगामे को बली हमेशा जन सरोकार के मुद्दे चढ़ते रहे। संसद में जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों, न्यायपालिका विकास कार्य, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आधारभूत सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एकपक्षीय बहस के आधार पर पारित हो जाते हैं। प्रश्नकाल का शून्यकाल विशेष उल्लेख जैसे संसदीय अवसर जिनके द्वारा जन सामान्य के सरकारों के मुद्दों को उठाने और सरकार की जिम्मेदारियां तय करने का सुनहरा अवसर सांसदों के पास होता है, उसे भी विपक्ष गवा देता है। सत्तारूढ़ पार्टी संसद सिर्फ संख्या से समृद्ध नहीं है, अपने सिद्धांतों और नेतृत्व की वैधिक क्षमता के कारण भी प्रबल है। विपक्ष बनना आसान नहीं होता, इसके लिए परिश्रम के साथ सालों भर जनता के बीच काम करना पड़ता है। आज की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा जनसंघ के दिनों यानी बीते 7 दशकों से अपने विचार और मूल्यों के साथ जन सामान्य के बीच काम कर रही है। विपक्ष के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता इस स्थिति से कोसों दूर हैं। यही कारण है कि संसद में भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष के उत्साह पर भारी पड़ती है और इस मानसून सत्र में भी ऐसा ही होगा। विपक्ष सदस्यों को संसद में अपने भाषणों की समीक्षा कर देखना चाहिए कि वे भाषण कितने जनतांत्रिक मूल्यों, जन सरोकारों और पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाले रहे। विपक्ष के संसद न सामूहिक रूप से मिलते हैं, न सामूहिक चर्चा करते हैं। उधर जनतांत्रिक गठबंधन के सांसद सामूहिक चर्चा करते हैं, परंतु विपक्ष सीखने को तैयार नहीं है। अगला लेख है हाइड्रोजन रेल। भारतीय रेल भी अब हरित ऊर्जा की दिशा में दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंक्शन से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन चलित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एक शानदार आगाज किया। यह स्वच्छ परिवहन की मोर्चे पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जिन स्टेशन पर ही एकीकृत हाइड्रोजन संयंत्र निर्मित हुआ है। अब भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन और उपयोग की एक बेहतरीन शुरुआत हुई है। आसमानी नीले और सफेद रंग की ब्रॉड गेज ट्रेन में 2 हाइड्रोजन चलित परिवार कार और 8 ट्रेलर कोच जोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि यह अब तक विकसित विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन चलित यात्री ट्रेन में एक है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो देश में हाइड्रोजन ट्रेनों का उपयोग बढ़ेगा। नीलगिरी, दार्जिलिंग और कांगड़ा घाटी सहित अनेक चर्चित पहाड़ी मार्गों पर ऐसी 35 ट्रेनें चलाने की योजना सराहनीय है। ये ऐसे इलाके हैं जहां ट्रेनों को बहुत तेज नहीं चलाया जा सकता है, पर इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि पहाड़ी रास्तों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति भी बहुत फायदेमंद रहेगी। कोई दो राय नहीं, हरित ऊर्जा या हरित वाहन की दिशा में यह कदम पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगा। जिंदौर और सोनीपत के बीच चली यह नमो ग्रीन रेल अपने लिए ऊर्जा स्वयं बनाएगी। हाइड्रोजन को ट्रेन के अंदर ही ऊर्जा में बदला जाएगा। डीजल गाड़ियों की तुलना में हाइड्रोजन गाड़ियां ज़्यादा अनुकूल हैं। इनका रखरखाव भी किफायती है। हाइड्रोजन वाहन केवल बाष्प उत्सर्जन करते हैं, वे शोर भी बहुत कम करते हैं। आज देश में ज़्यादातर रेल गाड़ियों को दौड़ाने के लिए सतत बिजली का प्रवाह चाहिए, जबकि हाइड्रोजन रेल को किसी भारी ऊर्जा के सहारे की जरूरत नहीं। इसे चलाने की बुनियादी लागत भी कम आएगी। अगर किसी दुर्गम जगह पर ट्रेन चलाने की जरूरत है तो रेल विभाग के पास बिजली संचार तंत्र का ढांचा खड़ा करने के अलावा भी एक विकल्प है। जैसे जैसे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ताप विद्युत केंद्रों पर एक बड़ी खुशखबरी है यह कि यह तकनीक भारत में विकसित की गई है। यह मेक इन इंडिया के तहत साबित करती है। अभी तक
जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका ही अपने रेल नेटवर्क में हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे थे। हालांकि इस तकनीक पर और काम करने की जरूरत है। क्या भारत जैसे देश में हाइड्रोजन आधारित परिवहन मुफीद है? यह देखने वाली बात हो कि हाइड्रोजन अनुकूल ढांचा बनाने में कितना खर्च होगा। क्या हाइड्रोजन में कम ऊर्जा दक्षता होती है? क्या इसमें रूपांतरण के दौरान काफी ऊर्जा नष्ट हो जाती है? हाइड्रोजन संबंधी सुरक्षा और भंडारण के को बहुत चौकसी से संभालना पड़ेगा। यह आशंका यह भी जताई जा रही है कि व्यावसायिक हाइड्रोजन के निर्माण में भी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होने लगा है। अब भारत ऐसी अनेक सावधानियां हैं जिन्हें सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाना होगा। वैज्ञानिक को सचेत रहना होगा। लोग हाइड्रोजन रेल की ओर उम्मीद से देख रहे हैं कि यह ऊर्जा हर तरह से हरित हो, निर्दोष हो और परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रहार ना करे। अगला लेख है गतिरोध का अंत। कोरिया युद्धबंदी वार्ता में अनपेक्षित रूप में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। संयुक्त राष्ट्र पक्ष ने आग्रह किया कि वार्ता क्षेत्र में प्रतिनिधियों के दल को भी जान लिया जाए। साम्यवादी पहरेदारों ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसलिए संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल वापस लौट गया और युद्धबंदी वार्ता की प्रगति बीच में ही रुक गई। लोग कोरिया में शीघ्र ही युद्ध बंद हो जाने की आशा लगाए हुए थे, उन्हें इस आकस्मिक व्याख्या से निराशा हुई और प्रतिनिधियों की वार्ता क्षेत्र में जाने से अड़चन होगी। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्रीय पक्ष का कहना है कि शांति सम्मेलन की कार्रवाई साम्यवादी रेडियो और समाचार पत्र द्वारा पूरी प्रसारित की गई। इसका यह अर्थ होता है कि साम्यवादी प्रतिनिधियों को वार्ता की प्रगति से परिचित रहने की पूरी सुविधा दी गई थी। शांति सम्मेलन की गतिविधि से परिचित रहने की सुविधा दोनों पक्षों प्रतिनिधियों को समान रूप से मिलनी चाहिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्रीय पक्ष के लिए एक और प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा हुआ था। वह वार्ता क्षेत्र में साम्यवादियों को विशेष स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता था। वार्ता क्षेत्र में प्रविष्ट होने के लिए साम्यवादी सशस्त्र सैनिकों की पूर्व अनुमति क्यों आवश्यक होनी चाहिए थी। अतः संयुक्त राष्ट्रीय प्रधान सेनापति ने साम्यवादी सेनापति के सामने दो शर्तें पेश की। एक तो यह कि वह कायसोंग का क्षेत्र तटस्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। दूसरी यह कि संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को अपने काफले में प्रतिनिधियों को लाने की स्वतंत्रता हो। इन शर्तों की पूर्ति पर वार्ता का पुनः प्रारंभ होना निर्भर करता था। मुख्य प्रश्न यह था कि युद्धबंदी वार्ता का सफल अंत हो और पिछले 1 वर्ष से कोरिया में जो तबाही हो रही है वह बंद हो जाए। विस्तार की बातों पर मतभेद उत्पन्न हो जाने से मूल उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पैदा हो सकती थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्रीय पक्ष यह धारणा भी उत्पन्न नहीं होने देना चाहता था कि उसने साम्यवादियों के आगे शांति की याचना की है और शांति की खातिर वह साम्यवादी को हर उचित अनुचित बात को स्वीकार कर लेगा। स्वामी विवेकानंद का अगला लेख है 5 बंधन। इनमें से अनेक लोगों ने अपने मन को लाडले लड़के के समान कर डाला है। वह जो कुछ चाहता है उसे वही दिया करते हैं। इसलिए क्रिया योग का सतत अभ्यास आवश्यक है, जिससे मन को संयम कर वश में लाया जा सके। इस संयम के अभाव में ही योग के सारे विघ्न उपस्थित होते हैं और उनमें फिर कलेश की उत्पत्ति होती है। उनको दूर करने का उपाय है क्रिया योग द्वारा मन को वशीभूत कर लेना, उसे अपना कार्य न करने देना। याद रखो, अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष और जीवन के प्रति मोह अर्थात अभिनिवेश, ये 5 कलेश हैं। ये 5 बंधन ही हमें इस संसार से बांध कर रखते हैं। इनमें से अविद्या ही कारण है और शेष 4 कलेश इसके कार्य हैं। अविद्या ही हमारे दुख का एकमात्र कारण है। भला और किसकी शक्ति है जो इस प्रकार से दुख में लग सके। आत्मा तो नित्य आनंद स्वरूप है, उसे अज्ञान, भ्रम, माया के सिवा और कौन दुखी कर सकता है।
अविद्यायी अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश का कारण है। ये संस्कार समूह विभिन्न मनुष्य के मन में विभिन्न अवस्थाओं में रहते हैं। कभी कभी वे प्रसुप्त रूप में रहते हैं। योगी में ये संस्कार सूक्ष्म भाव में रहते हैं। योगी उन्हें दबाकर रख सकते हैं। उनमें उन संस्कारों को प्रकाशित न होने देने की शक्ति रहती है। कभी कभी कुछ प्रबल संस्कार अन्य कुछ संस्कारों को कुछ समय के लिए दबाकर रख सकते हैं, किंतु जैसे ही वह दबाए रखने वाले का कारण चला जाता है, वे पूर्व संस्कार फिर उठ जाते हैं। इसी अवस्था को विच्छिन्न कहते हैं। अंतिम अवस्था उदार। इस अवस्था में संस्कार समूह अनुकूल परिस्थितियों का सहारा पाकर शुभ या अशुभ रूप में कार्य करते हैं। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।